धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ झरिया रोड स्थित द होटल कैसल में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और 23 बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह निवेश और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसा देकर करोड़ों की ठगी करता था। पुलिस ने करीब 100 फर्जी बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी शुरू कर दी है। ठगी की रकम हवाला के जरिए कई राज्यों में भेजी जाती थी। गिरोह के झारखंड, बिहार, बंगाल और दिल्ली तक कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं। पुलिस अब इन खातों और डिजिटल लेन देन की तकनीकी जांच में जुट गई है। धनबाद के जोगदा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पति पत्नी और उनकी 2 वर्षीय बच्ची ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान राजा अंसारी, उसकी पत्नी अमीना खातून और बच्ची मायरा के रूप में हुई है। परिवार हाल ही में किराए के मकान में रहने आया था। पुलिस ने घटनास्थल से संदिग्ध घोल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि राजा कुछ दिनों से पारिवारिक तनाव में था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने झारखंड में बुधवार से प्रतिरोध सप्ताह शुरू करने की घोषणा की है। इस दौरान 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने राज्य भर में सख्ती बढ़ा दी है और सीआरपीएफ की 12 बटालियन तथा जेएपी व जेआईआरबी के 20 दलों को तैनात किया गया है। पुलिस ने रेल मार्ग, सरकारी दफ्तरों और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अधिकारियों ने बताया कि हालिया अभियानों के बाद माओवादियों की मौजूदगी अब कुछ सीमित इलाकों तक ही रह गई है। कोडरमा जिले के निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम के आत्महत्या मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनुदीप सिंह ने जयनगर और डोमचांच के थाना प्रभारी को हटा दिया है। इसके साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मंसूर आलम की पत्नी की शिकायत पर इन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। मंसूर ने आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर कई अफसरों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। नए थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार और उमानाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक युवती से 4 युवकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई मेला दिखाने के बहाने बुलाकर उसे एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां पहले से 3 युवक मौजूद थे, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने बाद में उसे रांची शहर लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए विशेष जांच टीम बनाई गई है। झारखंड की एक अदालत ने 2017 के नागाढ़ी मॉब लिंचिंग मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चा चोरी की अफवाह पर 4 युवकों की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। अदालत ने ग्राम प्रधान समेत 5 दोषियों को सजा दी, जबकि 23 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फैसला 8 साल बाद आया है। इस घटना ने उस समय पूरे राज्य को झंझोड़ दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने युवाओं को फर्जी नक्सली बताकर सरेंडर कराने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्या इन युवकों को ट्रेनिंग देने की कानूनी वैधता थी। जनत याचिका के अनुसार 2014 में 514 आदिवासी युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर नक्सली बताकर आत्मसमर्पण कराया गया था। कोर्ट ने सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। अदालत ने कहा कि ये गंभीर मामला है और यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग सेंट्रल जेल में अनुशासनहीनता और कैदियों से मिली भगत के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है। जेलर दिनेश वर्मा, 5 वार्डन और 6 पूर्व सैनिक वार्डन को बर्खास्त कर दिया गया है। जेल महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल के आदेश के बाद अब जेल की सुरक्षा में मजिस्ट्रेट की 24 घंटे तैनाती की गई है। खास महल भूमि घोटाले के आरोपी कैदी को विशेष सुविधा देने के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। मामले के बाद जेल के बाहर पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताया है।
झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अब राज्य में ही निःशुल्क नीट और जेईई कोचिंग देने की योजना शुरू की है। इसके लिए कोटा के मोशन एजुकेशन संस्थान से करार किया गया है। पहले चरण में 300 छात्रों को रांची के हिंद पीढ़ी स्थित कल्याण विभाग भवन में कोचिंग दी जाएगी। मंत्री चंपेईरा लिंडा ने कहा कि यह योजना गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर देगी। आगे चलकर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी छात्रों को दिल्ली भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभा संसाधनों के अभाव में पीछे न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में हो रही देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार ने 7 दिन में फैसला नहीं लिया तो कोर्ट खुद आदेश जारी करेगा। मुख्य सचिव अविनाश कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। सरकार ने 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, बस आदेश का पालन चाहिए। कोर्ट ने सेल को अपनी मौजूदा खदानों से खनन जारी रखने की भी अनुमति दी। रांची में कुड़मी संगठनों ने आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। कुड़मी समन्वय समिति के प्रमुख शीतल ओहदार ने कहा कि विरोधियों के दबाव से आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को मोराहाबादी मैदान में कुड़मी अधिकार महारैली आयोजित होगी, जहां से आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की जाएगी। इससे पहले झारखंड के कई जिलों हजारीबाग, चंदनकियारी, जमशेदपुर, धनबाद और नवाडीह में जागरूकता रैलियां होंगी। ओहदार ने कहा कि ये आंदोलन किसी के अधिकार छीनने का नहीं, बल्कि संविधान सम्मत हक की लड़ाई है। उन्होंने कुड़मानी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पुरानी मांग दोहराई। संगठनों ने सरकार को चेताया कि अगर महारैली तक निर्णय नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन और नाकेबंदी तय है। रांची के पिस्का गांव निवासी व्यवसायी अशरफ अंसारी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। नगड़ी थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक अशरफ को राहुल सिंह नाम के व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी और कहा कि 1 सप्ताह में 5 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो अंजाम भुगतो। आरोपी ने चैट में कारोबारी की संपत्तियों और दुकानों की फोटो भेजी, जिससे पता चलता है कि पहले से रेकी की गई थी। जांच में पता चला कि अमन साहू की मौत के बाद राहुल सिंह गिरोह का नेतृत्व कर रहा है और कई कारोबारी, राजनेता और बिल्डरों से रंगदारी मांग चुका है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि ये गैंग दुबई में बैठे प्रिंस खान के नेटवर्क से जुड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वसूली ऑपरेट करता है। कारोबारी वर्ग में इस घटना के बाद भय और असुरक्षा का माहौल है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। मजदूर राजा अंसारी, उसकी पत्नी अमीना खातून और 1.5 वर्षीय पुत्री माहिरा के शव उनके घर से बरामद हुए। पुलिस को मौके से पीले रंग का जहरीला द्रव मिला है। बताया जा रहा है कि परिवार 1 सप्ताह पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। पड़ोसियों के अनुसार दंपति के बीच अक्सर विवाद होता था और घटना की शाम भी झगड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। स्थानीय लोग इसे अवसाद या पारिवारिक तनाव से जुड़ा मामला बता रहे हैं, जबकि मृतिका कमाई का बोकारो का है। मामले की जांच जारी है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के साथ 7 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि उसका चचेरा भाई दशहरा मेले में बुलाकर उसे झांसे में ले गया और वहां से अन्य युवकों को सौंप दिया। आरोप है कि अलग अलग स्थानों मर्दन मोड़, सोना डुंगरी, बुंडू और रांची में 7 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। बाद में उसे तमाड़ के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने 7 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें 4 की पहचान हो चुकी है। बाकी 3 की तलाश जारी है। मेडिकल जांच कराई जा चुकी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में मंगलवार को हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने जेल महकमे में खलबली मचा दी। जेलर दिनेश वर्मा समेत 12 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूर्व सिपाही अशोक शर्मा को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार जेल में कुछ कैदियों को विशेष सुविधा देने की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। 6 पूर्व सैनिकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक निलंबन के आधिकारिक कारणों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले।
जांच अभी जारी है और उच्च स्तर पर पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान स्वरूप 1.10 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ सदैव खड़ी है और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है। रांची में झारखंड जगुआर परिसर में विद्यालय के लिए 4 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्पताल निर्माण की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद परिवारों को मिलने वाले सभी लाभ शीघ्र प्रदान किए जाएं। दोनों शहीदों की पत्नियों को पुलिस विभाग में क्लर्क पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार को 2 दोस्तों के बीच हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। 18 वर्षीय मोहम्मद रईस कलाल ने अपने मित्र मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों महेश मुंडा मेला देखकर लौट रहे थे, तभी किसी बात पर झगड़ा हुआ। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके पिता और भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के एरिया कमेटी सदस्य शिवलाल हेम्ब्रम और उनकी पत्नी सरिता हांसदा ने गिरिडीह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दोनों कई नक्सली घटनाओं, विस्फोट, लेवी वसूली और पुलिस पर हमले में शामिल रहे हैं। शिवलाल के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं, जबकि सरिता भी दस्ता सदस्य थी। आत्मसमर्पण समारोह में पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और सीआरपीएफ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार संगठन के अंदर शोषण और भय के कारण दोनों ने हथियार छोड़े। सरकार ने उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सभी लाभ देने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता बताया है। राज्य सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। संभावना है कि अगले सप्ताह बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा चुकी है। अब राज्य कर्मियों को भी इसका लाभ देने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार नया डीए नवंबर की सैलरी से लागू हो सकता है। कर्मचारियों में इस घोषणा को लेकर उत्साह है और वे इसे दिवाली बोनस के बराबर मान रहे हैं। साहिबगंज जिले के उधवा ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया है। बेगमगंज गांव के लोगों ने श्रम एवं रोजगार विभाग को शिकायत भेजी है कि सर्किल इंस्पेक्टर और कुछ कर्मचारी डाक खेसरा सुधार म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक वसूली करते हैं। जो लोग पैसे नहीं देते उनका काम रोक दिया जाता है। ग्रामीणों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 301 का उल्लंघन बताया है और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि बिचौलियों के जरिए पूरा सिस्टम चल रहा है। अब तक कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और सरकार से पारदर्शी डिजिटल सिस्टम लागू करने की मांग बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर के सारंडा क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेल और वैध खनन लीज वाले क्षेत्रों को सेंचुरी के दायरे से बाहर रखा जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्षेत्रफल में इतनी बढ़ोतरी क्यों की गई। सरकार ने बताया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विस्तृत अध्ययन के बाद ये सिफारिश की थी। न्यायालय ने सरकार को 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही ये स्पष्ट किया गया कि सेंचुरी सीमा से 1 किलोमीटर बाहर तक खनन पर रोक लागू होगी, जिससे सेल की मौजूदा गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की सोशल मीडिया पोस्ट पर रांची विधायक सीपी सिंह ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि भाजपा ने उन्हें हर सम्मान दिया और वे पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। सीपी सिंह ने इरफान को ओछी और अपरिपक्व राजनीति करने वाला कहा और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता की लालच में अपने सिद्धांतों से भटक गई है। भाजपा में व्यक्ति का मूल्यांकन जातीय धर्म से नहीं बल्कि राष्ट्रनिष्ठा और कर्मशीलता से होता है।
उन्होंने लिखा, मैं तब तक भाजपा में रहूंगा जब तक जीवन है और मरूंगा तो पार्टी के ध्वज में लिपटा हुआ। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा डाकघर में 50 लाख रुपए से अधिक की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूर्व उप डाकपाल विकास चंद्र कुलीला को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने साल 2023 से 2025 के बीच खाता धारकों के पैसे निकालकर ऑनलाइन और स्थानीय जुए में गंवा दिए। उसने डेल्टा एक्सचेंज और धूम 999 कैसीनो जैसे ऐप पर भारी रकम हारी। आरोपी के बैंक खातों में बड़े लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने उसके घर से मोबाइल बरामद किया और पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। अब पुलिस पूरे फर्जीवाड़े की जांच कर रही है कि इसमें और कौन लोग शामिल थे। झारखंड की 2 युवतियों को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की एक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। परिजनों ने उपायुक्त को पत्र लिखकर बताया कि दोनों लड़कियां जुलाई में नौकरी के लिए भेजी गई थीं, लेकिन अब उन्हें घर लौटने नहीं दिया जा रहा। पोटका विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए ट्विटर पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सीएम ने पुलिस और प्रवासी सेल को निर्देश दिया कि दोनों युवतियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित की जाए। फिलहाल झारखंड पुलिस तमिलनाडु प्रशासन के संपर्क में है और जल्द दोनों को मुक्त कराने की कोशिश जारी है। गुमला जिले में बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ जब एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सीलम नदी में गिर गई। हादसे में लोहरदगा निवासी 30 वर्षीय जुनैद अंसारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य साथी अब्दुल रशीद और शमशाद आलम बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रक को बचाने के दौरान स्कॉर्पियो पुल से नीचे जा गिरी। अब्दुल रशीद ने खिड़की से कूदकर खुद को बचाया और एक साथी को बाहर निकाला, लेकिन जुनैद गाड़ी में फंस गया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विवाहित था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। गुमला जिले में मानवता को झकझोर देने वाली घटना हुई। सड़क हादसे में घायल महिला की मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। चैनपुर थाना क्षेत्र के निवासी विना रोटिया अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर रिम्स रेफर किया गया। परिजन सुबह से लगातार 108 नंबर पर कॉल करते रहे, पर एम्बुलेंस नहीं आई। आखिरकार देरी के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। बिहार के भागलपुर जिले के अम्मापाली गांव निवासी 65 वर्षीय बल्ली मंडल रांची से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। वे सोमवार से गायब हैं और 3 दिनों से परिवारजन लगातार उनकी खोज में जुटे हैं। परिजनों ने बताया कि उन्होंने शहर के कई इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने अपील की है कि अगर किसी को बल्ली मंडल के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। उन्होंने बताया कि बल्ली मंडल के पास मोबाइल भी नहीं था। पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारंडा क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पहले वन, वन्यजीव और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। मंत्री ने बताया कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और सरकार को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। उनका कहना था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर सही तैयारी के बिना सैंक्चुअरी घोषित हुई तो राज्य को करीब 2,500 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मौजूदा सरकार पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार पेसा अधिनियम लागू करने से बच रही है। उनके मुताबिक उनकी सरकार की समय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय खनन अधिकार देने की योजना तैयार थी। चंपाई ने कहा कि पेसा लागू होने से पारंपरिक शासन व्यवस्था मजबूत होती और धर्मांतरण पर रोक लगती। उन्होंने लिखा, सरकार को आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति से डर लगता है। चंपाई ने चेतावनी दी कि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो सरना और जाहिर स्थान जैसे पवित्र स्थल खत्म हो जाएंगे।
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि रांची सीएमओ कार्यालय द्वारा निकाला गया स्वास्थ्य विभाग का टेंडर भ्रष्टाचार से भरा है। उन्होंने कहा कि टेंडर की शर्तें ऐसी रखी गईं कि झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी उसमें भाग ही ना ले सके। इसके जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रतुल ने बताया कि 2022 के मुकाबले सिक्योरिटी मनी 4 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है और पात्रता शर्तें 5 गुना बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये घोटाला करीब 50 करोड़ का है और भाजपा इसे एसीबी के समक्ष ले जाएगी। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।